सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आर्थिक विकास के आंकड़ों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत अग्रणी है। ये लगातार चौथा वर्ष रहा है जबकि पूरी दुनिया में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे रहा है। आइए सुनते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जीडीपी के आंकड़ों को लेकर क्या कहा। India's industry, the manufacturing activity have all been so good during quarter 4, and quarter 4's growth alone was 7.4%. And as a result, for the entire financial year of 24-25, March 31st, 25, the GDP numbers are 6.5. साल 2024-25 की बात करें अगर, तो इसकी अंतिम तिमाही में यानी कि जनवरी से मार्च 2025 की जो तिमाही थी, इसमें हमारी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर थी, जिसे हम रियल जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, वो 7.4% थी सिर्फ चौथी तिमाही में। और अगर पूरे साल 2024-25 के लिए इस आंकड़े पर नजर डालें तो रियल जीडीपी की वृद्धि दर 6.5% यानी 6.5% रही है, जो कि एक अर्थव्यवस्था के फ्रंट के लिए बहुत अच्छी खबर रही है। एनएसओ का ये डेटा है, इस पे वित्त मंत्री ने भी बात की है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा जी मौजूद हैं। शिशिर, बहुत बहुत स्वागत सुर्खियों में आपका। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा मैंने इंट्रो में कहा, ये जो वृद्धि दर है 7.4% फॉर क्वार्टर 4, और जो पूरे साल का अगर पिछले वित्त वर्ष का देखें तो 6.5%। सबसे पहले आपकी टिप्पणी जीडीपी के इस डेटा पर। देखिए, चौथी तिमाही के जो आंकड़े हैं 7.4% का, ये इसने थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, एक प्लेजेंट सरप्राइज है, यानी कि एक सुखद आश्चर्य है। और इसमें दो महत्वपूर्ण गतिविधियों पे हमें नजर रखनी है। एक जिसको हम लोग कहते हैं विनिर्माण, और दूसरा जो है निर्माण, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमने काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी, और खास तौर पे अगर मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करूं, वहां पर बढ़ोतरी जो है वो दोहरे अंक में रही। और आप एक बात याद रखिए कि जब कभी भी हम लोग निर्माण गतिविधियों की बात करते हैं या विनिर्माण गतिविधियों की बात करते हैं, ये दो कारणों से महत्वपूर्ण होता है। एक कि इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर निर्माण को ले लूं, अगर एक भवन का निर्माण होता है, एक घर का निर्माण होता है, तो उससे कम से कम 400 तरह की आर्थिक गतिविधियां जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा पहुंचती है उनको। जब कभी भी हम लोग विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, उससे रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके बनते हैं। तो इन दो क्षेत्रों का बढ़ना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा है, यानी कई दूसरे क्षेत्रों पर इसका असर काफी ज्यादा है। एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इस तिमाही के दौरान हमारी जो कर की वसूली थी, कर का संग्रहण जो था, वो काफी अच्छा रहा, और इसने भी विकास दर को बढ़ाने में मदद की। और जो आप कह लीजिए कि मिला जुला नतीजा ये रहा कि हम जो 7.4% देख रहे हैं, अगर आप दुनिया के किसी भी देश की बात कर लें इस चौथी तिमाही में, या किसी देश के लिए पहली तिमाही हो सकता है कैलेंडर वर्ष के हिसाब से देखें, तो उसमें हम काफी बेहतर। यहाँ तक कि चीन, जहां पर हम हमेशा जिसकी तुलना करते हैं, वहां पर विकास दर जो 5.4% की रही। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किन क्षेत्रों की वजह से ये हमने आंकड़े को हासिल किया है। यहाँ ये समझना शिशिर बहुत आवश्यक है कि दरअसल ये जीडीपी होती क्या है, क्योंकि जापान की जीडीपी, जर्मनी की जीडीपी, जो ये दो देश अभी हमसे इमीडिएट तौर पर आगे हैं, अमेरिका और चीन तो खैर बहुत ही आगे है, और हम जापान को जो पीछे छोड़ने वाले हैं, और जर्मनी को भी आने वाले दिनों में जो हमारे देश की योजना है उसे हम पीछे छोड़कर तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो ये जीडीपी होती क्या है, ये समझाएं आप। श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि अर्थव्यवस्था के आकलन में दो टर्म आते हैं, एक है जीडीपी और एक है जीवीए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इन दोनों का महत्व क्या है? पूरी जो हमारी आर्थिकी होती है वो मांग और आपूर्ति पर है। तो जब कभी हम लोग जीडीपी की बात करते हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति क्या है, और जब कभी भी हम जीवीए की बात करते हैं, वो बताता है कि अर्थव्यवस्था में आपूर्ति की स्थिति क्या है। तो अब ये मांग और आपूर्ति के आधार पर हमारे पास एक विकास दर के आंकड़े आते हैं, जिसको हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं। अगर जीडीपी की बहुत सरल शब्दों में परिभाषा जो कही जाए कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, जो भी हमारे यहाँ सामान और सेवा का उत्पादन हो रहा है, उसकी जो भी
कीमत है वो एक आपका अंतिम GDP, मूल्य उसका जो अंतिम है। मूल्य जिसको कह लीजिए, और जीवीए में जो भी आपकी सप्लाई हुई वो देखा जाता है। तो जैसे हम लोग अर्थव्यवस्था को लेकर के जो आंकड़े आते हैं उसमें हम देखते हैं कि निवेश का क्या हुआ, खपत क्या हुई, निर्यात की स्थिति क्या है, आयात की स्थिति क्या है, ये सब आंकड़े मिलाकर के हमारे पास जीडीपी के आंकड़े लाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास कृषि में क्या स्थिति है, उद्योग की स्थिति क्या है, सेवा क्षेत्र की स्थिति क्या है, वो हम आंकड़े लेते हैं जीवीए में। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जीडीपी मांग को दर्शाता है, सकल घरेलू उत्पाद मांग को दर्शाता है, और सकल मूल्य वर्धन जो है वो आपूर्ति को दर्शाता है। तो हमारे लिए जब कभी भी आप जीडीपी और जीवीए देखेंगे तो दो आपके पास आंकड़े आएंगे। और ये भारत सरकार ने 2015 से अपनी सांख्यिकी व्यवस्था में बदलाव किया। पहले हम लोग केवल और केवल जीडीपी के आंकड़े लेते थे, लेकिन वैश्विक स्तर पर जीवीए को महत्व दिया जाने लगा। और जीवीए का महत्व इसलिए भी है क्योंकि बाजार में आपूर्ति की बहुत बड़ी अहमियत है। आप मांग जो भी कर लें, लेकिन आपूर्ति अगर नहीं हो तो पूरी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसीलिए अर्थव्यवस्था को और आर्थिकी को समझना हो तो आपको जीवीए के भी आंकड़े पर उतना ही गौर करना होगा। तो ये जो हमारे पास दो आंकड़े हैं, जीडीपी का आंकड़ा अगर मान लीजिए कि 6.5% है, तो आपके लिए जीवीए का जो आंकड़ा होगा वो 6.2%, ये थोड़ा कम होता है। और ये बीच का जो अंतर होता है ना, ये दरअसल नेट टैक्सेस हम लोग कहते हैं, यानी कि कर में जो विशुद्ध है, यानी कि सब्सिडी आप घटा दें और कर में आपको कितना मिला, तो नेट टैक्सेस की बात करते हैं। चौथी तिमाही में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि जो नेट टैक्स कलेक्शन है इसमें 12% के ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। इसने भी जो है हमारे लिए जीडीपी के आंकड़े को बेहतर दिखाने में हमारी मदद की। शिशिर, इसको मापने का एक कोई बेस ईयर भी होता होगा जी, कि इस बेस ईयर से हम माप रहे हैं, तभी उसमें आप जो इन्फ्लेशन का फैक्टर है आप फैक्टर इन करेंगे। भारत के लिए ये बेस ईयर क्या है और ये कब बदलेगा? 2011-12 का भी हम बेस ईयर ले रहे हैं। पहले ये व्यवस्था होती थी कि हर 5 साल, 7 साल, 10 साल में एक बार बदलाव हो जाता था, और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि आज देखिए, आज हम लोग 2025 में आ गए हैं। अब हमारा वित्त वर्ष 2025-26 चल रहा। अभी भी अगर हमारा आकलन 2011-12 के आधार पर हो और बीच में आप देखें कि बहुत सारी परिस्थितियां बदली, और खास तौर पे हम 2020-21 की बात करें या 2021-22 की बात करें जो हमारे लिए कोविड वर्ष था, जो कि बहुत ही असाधारण वर्ष था, तो हमारे लिए परिस्थितियां काफी बदली है। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि नजदीक के वर्ष से तुलना की जाए, यानी कि जैसे एक पुरानी कहावत है ना कि कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंज। तो अगर आप सेब की तुलना संतरा से करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए सही नहीं है। लोगों, तो आपको अंतर किस में करना हो, सेब बनाम सेब में करना होगा। तो ये जो सेब बनाम सेब तभी हो सकता है जब आपका आधार वर्ष, आपके जो वित्त वर्ष जिसमें आप विकास दर का आकलन कर रहे हैं उसके नजदीक हो। तो ये बात चल रही है कि हमें 2022-23 या 2023-24 को अब आधार वर्ष बनाना चाहिए। उस पर चर्चा चल रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 3 से 6 महीने या इस साल के अंत तक इस बारे में भी फैसला हो जाएगा। और क्या इस मैन्युफैक्चरिंग के ग्रोथ से, जिसमें आपने कहा कि मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है, जब भी आप कोई चीज विनिर्माण करते हैं तो रोजगार के अवसर होते हैं और कई सेक्टर एक्टिवेटेड हो जाते हैं इससे स्पेंड्स भी क्या बढ़ेंगे लोगों को? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में भारत की जो एक बहुत बड़ी डिमांड है और जिसकी हमें उम्मीद है कि और बढ़नी चाहिए, वो है स्पेंड्स। देखिए, हम लोग आर्थिकी में दो चक्र की बात करते हैं। एक सुचक्र होता है, दुष्चक्र होता है। सुचक्र जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वर्चुअस साइकिल, और दुष्चक्र जिसको हम लोग विशियस साइकिल कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि अगर विनिर्माण होता है, सामान का उत्पादन होता है, इसका मतलब क्या है कि आप रोजगार के नए मौके आप पैदा करते हैं। जब रोजगार के नए मौके बनते हैं, लोगों के हाथ पे पैसे आते हैं। जब पैसे आते हैं तो उसकी मांग करते हैं। जब मांग करते हैं तो आप सामान का उत्पादन करते हैं। तो आप देखिए, एक अच्छे से दूसरा अच्छा हो रहा है। ये जो चक्र है ये आपकी आर्थिकी को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरी तरफ दुष्चक्र ये होता है कि मान लीजिए कि आप सामान की मांग ही ना करें तो सामान कोई बनाएगा क्यों? जब आप सेवा की मांग ही ना करें तो सेवा उपलब्ध कौन कराएगा? और जब सेवा उपलब्ध कराने वाले ना हो, सामान बनाने वाले ना हो, तो रोजगार के मौके कम हो जाएंगे। जब रोजगार के मौके कम होंगे तो लोगों के हाथ में पैसे कम आएंगे। इसीलिए हमारे लिए विनिर्माण और निर्माण की गतिविधियों में बढ़ोतरी का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के मौके बनते हैं। और जब रोजगार के मौके बनते हैं, हाथ में पैसे आते हैं, तो इससे मांग की स्थिति बनती है और यही आपकी आर्थिकी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो वृद्धि दर है, इसके बाद आने वाले तिमाहियों में हमारे स्पेंड्स में, हमारे खर्चों में और वृद्धि होगी देश में? देखिए, इस समय इन्हीं आंकड़ों में एक बात और भी सामने आई है और जिसको मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे भी अनंता नागेश्वरन साहब ने भी बात को कही कि हमारे पास जो मांग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दिख रही है वो शहरी अर्थव्यवस्था में उस रफ्तार में नहीं दिख रही है। ये हमारे लिए जरूर एक सोचने का विषय है कि शहरी अर्थव्यवस्था में मांग को हम कैसे बढ़ाएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ रही है, जहाँ पे 65 से
67% हमारी आबादी रहती है, उसका बढ़ना अच्छा है। उससे आपकी पूरी जो विकास है उसके लिए आप जरूरी कच्चा माल मुहैया करा पाएंगे, लेकिन उस रफ्तार को और तेज करने के लिए आपके लिए शहरी मांग का तेजी से बढ़ना बहुत ही जरूरी है। और कल के आंकड़ों में भी ये बात सामने आई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने ही हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद की है। शहरी मांग अभी थोड़ी कम है, शहरों में अभी थोड़ा से खर्च को लेकर के अभी थोड़े हाथ बंधे हुए हैं, एक तरीके से मैं कहूँ मुट्ठी थोड़े भींचे हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसा कि मानसून की अगर रफ्तार अच्छी रही, इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। और दूसरा एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि 1 अप्रैल से आयकर के दरों में जो कटौती की गई है उससे लोगों के हाथ में अतिरिक्त पैसे आने की उम्मीद की जा रही है। तो चूंकि ये 2 महीने इस कारोबारी साल के, आज हम लोग जिस तारीख को बात कर रहे हैं, 2 महीने पूरे हो गए हैं, ये जो आयकर की दर में कटौती की गई है इससे लोगों के हाथ में अतिरिक्त पैसे आने की उम्मीद है और वो शहरी मांग को बढ़ाने में मदद करेगा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए मॉनसून का सामान्य होना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कृषि की अच्छी स्थिति होना, वहां मांग बढ़ेगी और शहरों में आयकर की दरों में कटौती, और सबसे महत्वपूर्ण बात है महंगाई दर का कम होना। तो इस सब का कॉम्बिनेशन हमें इस तिमाही में और आने वाले तिमाही में मांग को बढ़ाने में मदद कर सकता है। मैं महंगाई दर पर ही आने वाला था। जीडीपी की जब बात हो और अगर हम इन्फ्लेशन फैक्टर की बात ना करें तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। 6.5% ये 24-25 का जीडीपी रहा है बढ़ने की दर, और महंगाई दर से अगर इसकी तुलना करें इन्फ्लेशन से तो वर्सेस आप इस आंकड़े को कैसे रीड करेंगे? देखिए, महंगाई की अगर सीधे से हम कहें, एक अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते जो परिभाषा देना चाहें, तो उसमें ये होता है कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो उस पैसे की वजह से आप क्या करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मांग करते हैं। तो महंगाई दर के बढ़ने की एक बड़ी वजह ये होती है कि आपके पास पैसे ज्यादा है, लेकिन महंगाई दर के बढ़ने की एक वजह ये भी होती है जो अहम है कि बाजार में आपूर्ति कम हो रही है। एक अच्छी बात इस समय में यह है कि आपूर्ति हमारी थोड़ी बेहतर है, लेकिन कुछ मोर्चों पर, जैसे मैं अभी वित्त मंत्रालय के ताजा एक नोटिफिकेशन जो कि शुक्रवार की देर रात को जारी किया गया, वो था खाने के तेल को लेकर के। खाने के तेल की कीमतें हाल के दिनों में बढ़ी है, उसकी कीमत पर नियंत्रण करने के लिए उस पर जो सीमा शुल्क है उसको घटा दिया गया है। इसका फायदा क्या होगा? आपकी थाली की लागत कम होगी, आपके हाथ में पैसे आएंगे। तो 6.5% की विकास दर हो, 7% की विकास दर हो, लेकिन उसमें भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि महंगाई दर आपकी कितनी नियंत्रण हो। भूलिए मत कि महंगाई दर एक तरीके से गरीबों पर लगाया जाने वाला टैक्स होता है। वो टैक्स जितना कम होगा, अर्थव्यवस्था का विस्तार उतनी ही अच्छे से हो सकता है। और यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि वो रेट्स को कहाँ पर रखे ताकि महंगाई और जीडीपी के बीच में एक बैलेंस कर सके, क्योंकि एक के बढ़ने पर दूसरा कम होता है, दूसरे के बढ़ने पर पहला वाला कम होता है। तो यहाँ आरबीआई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, अभी रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति समिति है उसकी अगले महीने बैठक होने वाली है और उम्मीद ये की जा रही है कि लगातार तीसरी बार वो जो नीतिगत ब्याज दर है, जिसको हम लोग रेपो रेट के नाम से जानते हैं, उसमें कटौती करेगा। अब मूल मुद्दा ये है कि 25 अंकों की हो या 25 से ज्यादा की हो। एक बड़ा जो समूह है जिसको कहते हैं ना कि वर्डिक्ट आउट वाली कहानी है, कि लोग कह रहे हैं कि 35 अंकों की या बेसिस पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, उतनी कटौती हो सकती है। लेकिन हाँ, एक और कटौती जून में, और हम लोग ये भी उम्मीद करें कि अगस्त में भी, यानी कि अगले जो मौद्रिक नीति समिति की बैठक उसमें कमी की जा सकती है। और उसकी वजह है कि महंगाई दर 4% से कम है। 4% हमारे लिए एक मनोवैज्ञानिक सीमा है। +-2 उसमें हम देखते हैं, +-2 देखते हैं, लेकिन 4% एक मीडियन रेट यानी कि मध्य की दर होती है। और उसके नीचे अगर आपकी रहे तो वो आपको कहीं ना कहीं एक कंफर्ट देता है, एक राहत देता है, और एक तरीके से कहे कि आपको एक तरीके से बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है कि आप नीतिगत ब्याज दर में कटौती करें। अब चाहे वो 35 बेसिस पॉइंट की हो या 25 बेसिस पॉइंट की हो, लेकिन अगर वो कम होती है तो लोगों के हाथ में और पैसे आएंगे। अभी टैक्स कटौती से पैसे आ रहे हैं और फिर रेपो रेट के कम होने से, ब्याज दरों के कम होने से भी पैसे आएंगे। बहरहाल आज हम चर्चा कर रहे थे अपने जीडीपी आंकड़ों की, जो कि साल 2024-25 के लिए 6.5% और साल 2024-25 की अंतिम तिमाही के लिए 7.4% थी, जो कि एक बहुत ही उत्साहवर्धक आंकड़ा है। शिशिर सिन्हा, आप आए, आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आर्थिक विकास के आंकड़ों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।